तो जय श्री राम, जय श्री श्याम। ठीक है, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। तो सभी भाइयों का और मेरी बहनों का स्वागत है एक बार फिर से एक नए क्लास में, एक नई एनर्जी के साथ आपके अपने परिवार फार्मर्स लव पे। तो जैसा कि आपको पता है, हॉर्टिकल्चर की जो मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है उसमें इससे पहले अपन 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना 7वां लेक्चर है। तो 7वां लेक्चर कौन सा? अपना सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन। सीड बीज के बारे में है कि बीज क्या है। वैसे ये एग्रोनॉमी में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, पर हॉर्टिकल्चर में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, कॉमन टॉपिक है, तो इसको अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जिसका वहां पे रह गया था यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि बीज होता क्या है। अभी जो अपन बैक टॉपिक पढ़ के आएंगे उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, क्योंकि वो इससे ही रिलेटेड चीजें हैं, तब ही वो सीधी आपके यहाँ पे घुसेगी और आप कुछ लिख के आ पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक अपना सीड डोरमेंसी कि बीज क्या है और बीज प्रसुप्त अवस्था या डोरमेंसी जो है कुछ टाइम के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो क्या है, कितने प्रकार की और किससे उसे तोड़ा जाता है। डोरमेंसी ब्रेक जो है वो किससे किया जाता है, क्या क्या उसके टाइप्स है, प्लस जर्मिनेशन अंकुरण क्या होता है, अंकुरण के स्टेप्स क्या है, व्हाट इज जर्मिनेशन। तो सारी बात करेंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं, फिर करेंगे आगे की बात। ये आपका हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है, हॉनर्स फर्स्ट ईयर है ना। तो किसी किसी के 14 टॉपिक है, किसी यूनिवर्सिटी में 13 दिए हुए हैं, तो सबको दिख रहे होंगे आई थिंक। 13 के 13 टॉपिक कंप्लीट ही 13 टॉपिक है। आज अपना 7वां लेक्चर है ये वाला, सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने 6 लेक्चर करवा दिए हैं। कितने करवा दिए हैं? 6, है ना। अब 6 और बच रहे हैं। ये टॉपिक करने के बाद अपने तो ये पूरी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, जिसमें आपके पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस 13 के 13 टॉपिक्स, 5 साल के पुराने पेपर, गेस पेपर, सिलेबस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ प्रोवाइड होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार मेरी बहुत बहुत आपसे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक ये जो पीछे के 6 लेक्चर नहीं देखे हैं या जो छठा लेक्चर नहीं देखा है, तो वो देख के आइए, 5वां देख के आइए, नर्सरी वगैरह। क्योंकि बीज पे अपन डायरेक्ट नहीं पहुंचते बेटा। बीज लाने से पहले अपने को खेत की तैयारी, हॉर्टिकल्चर में पढ़ रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर के बारे में की डेफिनेशन क्या है, ब्रांचेस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है। फिर उसके बाद में पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, कौन सा बीज तो लाओगे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, कौन सा लाना है, क्या है वो चीज है। फिर पढ़ा था बीज लाके उसको लगाओगे तो सूटेबल क्लाइमेट चाहिए आपको, जलवायु चाहिए, सूटेबल सोइल भी उसके लिए आपको चाहिए, तब ही वो जर्मिनेट हो पाएगा। जर्मिनेशन तभी हो पाएगा जब उसको अच्छा वातावरण मिल पाएगा। तो वो क्लाइमेट भी आ गया उसमें और सोइल भी अच्छी नमी वाली, मॉइस्चर वाली, जो भी आपके मेन्योर्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो वाली सोइल उसको मिलेगी, तो ही वो जर्मिनेट अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसलिए ये चीजें पढ़ना जरूरी थी। फिर हमने पढ़ा ठीक है बीज महंगा है अपना, बिल्कुल छोटा बीज और महंगा बीज है, तो डायरेक्ट खेत में सोविंग तो कर नहीं सकते, तो उसको अपन क्या करेंगे, एक छोटे स्थान पे उसको लगाएंगे। उस स्थान को अपन क्या कहेंगे, नर्सरी। और उस पर क्यों लगाएंगे, लिमिट या अपन कह सकते हैं सीमित स्थान पे अपन उसको लगाते हैं, ताकि उसकी अच्छी से देख रेख कर सके, छोटे बच्चे की तरह देख रेख कर सके। उसको जो जो उसकी नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो अपन वहीं के वहीं छोटे से एरिया में पूरी कर सके। जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जैसे पाला हो गया, गर्मी हो गई, लू हो गई, सूखा हो गया, कीट रोग हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा चीजें चाहिए होती है, तो वो वहीं के वहीं मैनेजमेंट कर सके, उसके लिए हमने पढ़ा था नर्सरी वाला और नर्सरी का इंपॉर्टेंस। फिर पढ़ा था प्लांट प्रोपोगेशन मेथड और प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स। ये 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये जाके देखो। और इसी के आगे अपना 7वां लेक्चर है और इन्हीं से रिलेटेड है, वो कैसे है वो बात करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अपनी देखो थ्योरी क्लास है, तो थोड़ा सा आप ऐसे ज्यादा हिचके मत करो कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है, सी है ना, ये ठीक है। अपन पढ़ेंगे सीड के बारे में या बीज। अब इससे पहले अपन पढ़े थे क्या, पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोगेशन अपने पढ़े थे, प्रसारण जिसको कहते हैं वो पढ़े थे। तो उसमें 2 चीजें आई थी। मैं वापस वहां क्यों जा रहा हूँ, एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा, दूसरी चीज ये जो बीज है ना उसी से संबंधित है यार। बीज से क्या करते हो, मेरे को एक सीधा सा फंडा है कि बीज से आप करते क्या हो, बीज से नया पौधा ही तो बनाते हो। तो वो भी एक प्रकार का प्लांट प्रोपोगेशन ही हो गया ना, कि एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार कर रहे हो या पौधों की संख्या को आप बढ़ा रहे हो, वही चीज हो गई सेम। तो बीज है क्या, प्लांट प्रोपोगेशन के थ्रू ही तो आ रहा है। प्लांट प्रोपोगेशन करने के लिए ही जो चीज यूज कर रहे हैं उसी को सीड कह रहे हैं अपन। ठीक है, तो पादप प्रवर्धन की हमने 2 विधियां पढ़ी थी, एक पढ़ी थी सेक्सुअल और एक पढ़ी थी एसेक्सुअल, है ना। इसको कह रहे थे अपन लैंगिक विधि। लैंगिक विधि जिसके अंदर अपना क्या आ रहा था, बीज, जिन पौधों को
बीज के द्वारा तैयार होता है, नर और मादा दोनों, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों रहते हैं। एक लंबी प्रोसेस है, सारी प्रक्रियाएं होने के बाद परागण होएगा, ठीक है। वर्तिकाग्र, पुंकेसर, ये सारी चीजें जब होएगी ना, सलियन का होएगा, तब जाके जो पूरी लैंगिक मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन जो है आपका एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो उसमें बीज के द्वारा करते थे। और इन पौधों क्या बोल रहे थे अपन, बीजू पौधे, क्या बोल रहे थे, बीजू या सीडलिंग इनको कह रहे थे। दूसरा था अपना एसेक्सुअल या अलैंगिक, अलैंगिक, या उसको कह रहे थे अपन वेजिटेटिव, या अपन उसको कह रहे थे क्या, कायिक प्रवर्धन। क्या कह रहे थे बेटा, कायिक प्रवर्धन। इसमें अपने को बीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, ना तो अपने को मेल की जरूरत पड़ रही थी ना फीमेल की जरूरत। अपने को क्या कर रहे थे, पौधे के किसी भी भाग से अपन उसके कायिक भाग से, वेजिटेटिव पार्ट से, उसके बॉडी पार्ट से, लाइक उसमें अपना रूट, शूट, लीफ, स्टेम कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू अपन नया प्लांट वो कर रहे थे, तो उसको अपन कह देते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, अलैंगिक प्रवर्धन या कायिक प्रसारण, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसको कह दिए थे। तो इसका तो मैटर खत्म हो गया, क्योंकि इसका हमने प्लांट प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स एंड मेथड्स के अंदर पूरा डीपली हमने स्टडी कर लिया। अब अपने पास बचता है भाई बीज। तो बीज जो है अपना वो क्या है, सीड जो है अपना सेक्सुअल प्रोपोगेशन के थ्रू आता है। पहली चीज तो ये होती है कि बीज के द्वारा अगर प्रोपोगेशन करें तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होएगा। ये यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं सीड के बारे में। व्हाट इज सीड, बीज है क्या। अब बीज की भी अलग अलग डेफिनेशन है। अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में बीज की डेफिनेशन अलग होगी, और बायोलॉजी के अंदर अगर बात करूं तो बायोलॉजी में अलग होगी। ऐसा तो है नहीं कि 6वीं क्लास के बच्चों जो मिल गया वैसे का वैसा लिख के आ गए, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड हो गया, हॉनर्स प्रोफेशनल डिग्री में आपने एडमिशन लिया है, तो थोड़ा अच्छा लिख के आओगे तो अच्छा स्कोर होएगा। अगले को मालूम होना चाहिए कि हाँ इसको ज्ञान है, मतलब जो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बच्चे को आता है, सही आता है और अच्छा पढ़ा है उसने, ठीक है। तो बात करते हैं बीज की। अगर उस इसको हिंदी में बोलूं मैं तो देखो, पुष्प के परिपक्व बीजांड को, किसको, जो पुष्प है, पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं बेटा, सीड कहते हैं। ये तो गई बायोलॉजी की अपनी डेफिनेशन। पूरा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जल्दी नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज्ड, मेच्योर एंड लिविंग। मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व, फर्टिलाइज्ड का होता है उर्वर, मतलब उगने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। जैसा कि एग्रोनॉमी में टॉपिक पढ़ा है, सीड वाइगर जो पढ़ के आए थे, बीज की ओज, उगने की क्षमता, वाइबिलिटी, उसके बारे में पढ़ा था हमने। बीज की जीवन क्षमता के बारे में हमने पढ़ा था कि बीज की आयु क्या होती है, जीवन क्षमता क्या होती है, वो यहाँ से संबंधित है। सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और चीजें अपने को रटनी बिल्कुल भी नहीं है, अपने को क्या करनी है, समझनी है, ताकि आगे भी आप कुछ प्रिपरेशन करो तो आपके बेसिक्स जो है, आपके फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर रहने चाहिए, है ना। फर्टिलाइज्ड किसको बोलते हैं, जो उर्वर हो, उगने के योग्य हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, वो मेच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तीसरी चीज क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। हमने पढ़ा था बीज के, उत्तम बीज के गुण, बेस्ट जो सीड उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो उसकी जो जीवन क्षमता है वो अधिक होना चाहिए, उसमें जो बीज ओज है, सीड जो वाइबिलिटी है वो अधिक होनी चाहिए। पढ़े थे ना ये चीजें, अच्छे बीज के जब गुण पढ़ते हैं तो ये सारे उसके कैरेक्टर्स में आते हैं ये चीजें। फर्टिलाइज्ड होना चाहिए, इसका क्या मतलब है ये भी अभी समझाऊंगा मैं। सीड इज ए फर्टिलाइज्ड मेच्योर, इतनी शॉर्ट डेफिनेशन है देखना। सीड, बीज वह है जो उर्वर होता है, परिपक्व होता है और जीवित होता है। क्या, ओव्यूल यानी बीजांड, विच हैव द कैपेसिटी फ्रॉम ए न्यू प्लांट, उसमें क्षमता पाई जाती है किसकी, एक नया पौधा तैयार करने की क्षमता पाई जाएगी। ऐसा बीजांड, ऐसा परिपक्व बीजांड, ऐसा परिपक्व, जीवित और उर्वर बीजांड जिसमें नया पौधा तैयार करने की क्षमता पाई जाती है, उसको अपन बीज कहेंगे। ये तो हो गई डेफिनेशन आपके बायोलॉजी की। अब एक चीज बताना, मेच्योर शब्द जो आया है यहाँ पे उससे समझना। सपोज दैट गेहूं या मूंगफली है इस टाइम, अरे किस हाई पूजी आपके है, मूंगफली है, अपन हॉर्टिकल्चर की ही बात करें, या आम है, पूर्ण रूप से उसकी जो गुठली है, जो बीज है, उसका जो बीजांड है वो परिपक्व नहीं हुआ है, उसका ओव्यूल है पूर्ण रूप से मेच्योर नहीं हुआ है, और आप उसको काट के अगर लगाते हो तो क्या वो जर्मिनेट होएगा, क्या वो नया पौधा तैयार कर सकता है, कभी नहीं। या मूंगफली है, गेहूं है, बाजरा है, ठीक है, सिट्ठे में बन गया पर कुछ तक हद तक वो 100% मेच्योर नहीं हुआ था, उससे पहले आपने उसको निकाल लिया और उसको बेस्ट से बेस्ट आप क्लाइमेट दे रहे हो, सुटेबल सोइल दे रहे हो, जो भी उसको ह्यूमिडिटी चाहिए थी, लाइट चाहिए थी, मॉइस्चर चाहिए था, सारी चीज उसको दे रहे हो, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, अपनी पहली शर्त ये है यार, मेच्योर नहीं हुआ वो, अभी तक पूर्ण रूप से मेच्योर नहीं हुआ है। दूसरी चीज, मेच्योर तो चाहिए ही था, लिविंग भी चाहिए वो।
अभी लिविंग का मतलब भी मैं समझाऊंगा कि जीवित क्यों लाए हैं, ये शब्द क्यों आए हैं, क्योंकि बीज और दाना, सीड और ग्रेन दो चीज होती है। एक तो बीज होता है जो अपन सिर्फ उगाने के लिए लाते हैं, एक होता है दाना जो अपन खा भी सकते हैं उसको, है ना। तो उसमें जो दाना है ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं सारणी से, तब सही से समझ में आएगा। अभी तो फर्टिलाइज, इसको सीधा सा ये समझो, आप कोई बच्चा है, ठीक है, वो पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ है, आप हो, अभी आप में दिमाग छोटे, मतलब कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में आ गए हो, पर उतना मेच्योर नहीं हुआ है दुनियादारी की तरफ से देखे। आपको 10 लाख दे दे, ठीक है, 10 लाख दे दिया, आप जीवित हो, मेच्योर नहीं हो पर फर्टाइल हो गए। फर्टाइल का मतलब हो गया उगने की क्षमता थी उसमें, तो 10 लाख दे दिया, बिजनेस करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए थी वो दे दी, पर आप मेच्योर नहीं हो। तो क्या आप एक तुलना कर सकते हो कि एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो या एक स्टार्टअप अच्छा स्थायी परमानेंट, जिसको कहते हैं स्टेबल जो चीज है, वो आप विकसित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप मेच्योर नहीं हुए हो, अभी अभी मेच्योर नहीं हुए हो। अगर इन तीनों चीजों में से एक भी चीज मिसिंग करता है तो सीड जर्मिनेट होएगा ही नहीं। तो ये तो बायोलॉजी की डेफिनेशन थी कि पुष्प के परिपक्व फर्टाइल उर्वर और जीवित बीजांड को ही बीज कहते हैं। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं बेटा। ये बीज की संरचनाएं वगैरह है जो मैंने एग्रोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तो दोबारा से इन पे ज्यादा टाइम अपन लगाएंगे नहीं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर बीज किसे कहेंगे। वो तो बायोलॉजी की बात हो गई। अब एग्रीकल्चर वाला बच्चा है, उसको अगर आप पूछोगे कि यार व्हाट इज सीड, बीज क्या है, तो वो क्या कहेगा कि पुष्प के किसी भी भाग से, सॉरी, प्लांट के किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से, लाइक जड़ तना पत्ती से नया पौधा जो तैयार करते हैं उसको बीज कहते हैं। यही डेफिनेशन देगा वो कि प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, बॉडी पार्ट से अगर नया पौधा तैयार कर रहे हैं, जनरेट ए न्यू प्लांट, तो अपन दैट कॉल सीड, उसको अपन सीड कह सकते हैं। देखो, पौधे का वह भाग जिससे नया पौधा तैयार किया जाता है उसको बीज कहते हैं। ये तो हो गई बिल्कुल इजी डेफिनेशन। अब अंग्रेजी में अगर आप डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी लिख के आते हो ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। ठीक है, सीड इज एनी पार्ट ऑफ द, सीड इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, समझो इसको, सीड इज द, बीज क्या है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, उस प्लांट का, उस पादप का कोई सा भी भाग, फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन बी फ्रॉम, जिसके अंदर क्या है कि नया पौधा तैयार करने की क्षमता होती है, उसको अपन बीज कह देंगे। लाइक क्या क्या हो सकता है, फ्रूट वो हो सकता है, उसका फल हो सकता है, उसका स्टेम, उसका तना वो हो सकता है, उसकी रूट वो हो सकता है, जड़ वो हो सकता है, उसकी लीफ वो हो सकता है, उसकी बड वो हो सकता है। अब बात करें, ये जो उदाहरण है, बात करें स्टेम की, तो स्टेम से अगर कोई पौधा विकसित कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में चला गया, क्योंकि उसमें बीज यूज नहीं कर रहे हैं, मेल फीमेल सीड, जो परागण की क्रियाएं हैं, पोलिनेशन की जो क्रियाएं हैं, वो सारी चीजें अवॉइड हो रही है। डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हैं, तो वो अलैंगिक वेजिटेटिव कायिक प्रवर्धन जो है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है, उसके अंदर चला जाएगा। सीधा सा उदाहरण बताऊं, स्टेम का उदाहरण हमने पढ़ा था कलम, तने के द्वारा। तो 3 प्रकार की पड़ी थी, हार्डवुड, सॉफ्टवुड और सेमी हार्डवुड। ठीक है, उसके बाद में रूट की भी हमने 3 पढ़ी थी, कठोर, ठीक है, मध्यम कठोर और सॉफ्ट। उसके बाद में लीफ की हमने पढ़ी थी बोगेनविलिया, पत्थर चट्टा, जो किडनी स्टोन में काम आता है। उसकी पत्ती की कलिकाएं, मांसल पत्तियां होती है, उसकी जो पत्ती की कलिकाएं होती हैं उनमें ऐसी वो पाई जाती है, जब वो जमीन पे गिरती है तो उनसे नए पौधे तैयार होने लग जाते हैं। बात करते हैं बड की, तो बड का भी हमने कलिकाएं जो है उसके बारे में पूरा पढ़ा था, पेच बडिंग, ठीक है, आंवले के अंदर यूज कर रहे थे, किसमें क्या क्या यूज हो रही थी, सेव में कौन सी हो रही थी, वो सारी चीजें, वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में आ गए। तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाके देखेंगे तो वो उधर चला गया अपनी चीजें सारे। तो यहाँ पे अपन सिर्फ डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। मेरा बेटा इतना समझाने का, मैं डायरेक्ट बोल के भी इसको आगे स्क्रॉल कर सकता था, इतना समझाने का एक ही मोटिव है कि चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहें, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, सीड इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन बी फ्रॉम, लाइक फ्रूट, स्टेम, रूट, लीफ एंड बड। अब फ्रूट की बात करें तो वीट, जो गेहूं का दाना है, वो उसका क्या है, फली तो है। राइस और मेज, सीरियल्स जो है आपके अनाज वाली फसलें, उनकी बात करें। स्टेम की तो रोज, रोज जो आपका है, शुगर केन गन्ना है आपका, पोटेटो है। पोटेटो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है, भूमिगत तना का उदाहरण ही तो है पोटेटो, जो आपका है भूमिगत तने का उदाहरण ही है। बात करते हैं शुगर केन की, तो गन्ने की आपने देखी होगी 2 कलिका वाले टुकड़े, 3 कलिका वाले टुकड़े, तो वो क्या है, अपन उसको बीज कह सकते हैं। गन्ने का बीज के अपने लिए तो बीज ही उगा है, क्योंकि नया पौधा तैयार कर रहा है वो, पर वो आ किस में रहा है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में आ रहा है। और शुगर केन का स्टेम हो गया, ठीक है। रूट किसकी हो गई, इसमें दिया शुगर बीट, ग्रासेज। लीफ हो गई बोगेनविलिया की, ठीक है, ब्रायोफिलम जिसको बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
अब आता है टाइप्स ऑफ सीड। थोड़ा ये भी बहुत डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है, फिर भी एक बार समझना आपका थोड़ा सा बनता है बेटा, है ना, ताकि चीज़ें क्लियर हो। और मेरा मोटिव ही यही यार, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, मैं तुम्हें समझाने के लिए और तुम्हारा बेस्ट ठीक करने के लिए। वो तो हो गई बीज की बात। अब बीज जब अपन पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों की जब डेफिनेशन अपन देख लेते हैं बीज की, उसके बाद में अपने पास आता है उत्तम बीज के गुण। तो उसमें उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज अधिक होनी चाहिए, उसकी जेनेटिक प्योरिटी है वो अधिक होनी चाहिए, प्लस उसकी जो सीड वाइगर है वो अधिक होनी चाहिए, विजिबिलिटी है वो अधिक होनी चाहिए, और सूखार प्रतिरोधी होना चाहिए। जो लोकल वेराइटीज है उनसे 15 से 20%, 20% वो क्या होना चाहिए, अधिक प्रोडक्शन देने वाला, हाइगर प्रोडक्शन वाला होना चाहिए, हाइगर क्वालिटी वाला होना चाहिए, हाइगर क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन देने वाला होना चाहिए। ये हो गए उत्तम बीज के गुण, जो कि एग्रोनॉमी में हमने पढ़ा है। इस टॉपिक में अपने अटैच नहीं है, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। फिर जब वो उत्तम बीज के गुण पढ़ते हैं उसके बाद में अपने पास आता है बीजों के प्रकार। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले इसमें आता है आपके न्यूक्लियस सीड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। अब न्यूक्लियस सीड से जो बनता है वो बनता है ब्रीडर सीड, जिसको क्या बोलते हैं, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज। अब जो डब्ल्यू जैसे पेपर है ना, उनमें पता है कैसा क्वेश्चन आता है, इनका जो सीरियल जो क्रम है वो पूछ लेता है। लाइक आपका जो फाउंडेशन सीड है वो किसकी प्रोजनी है, वो किसकी संतति है, या फाउंडेशन सीड है उसके पेरेंट्स कौन है, उसका जनक कौन है। तो सीधा से इसमें पूछेगा ब्रीडर सीड, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। या फिर पूछेगा इनको क्रम से जमाइए, ठीक है, उल्टे सीधे देंगे, इनको क्रम से जमाना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी बहुत छोटी सी चीज लग रही है आपको, क्या बीजों के प्रकार पढ़ा रहा, पर यहाँ से जब डब्ल्यू में क्वेश्चन आ जाता है, प्री पीजी में क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बच्चे के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने रटा है, उसने समझा ही नहीं भाई क्या चीज थी। अब समझना इसको। सबसे पहले आएगा केंद्रक। भाई केंद्रक से ही तो कोई चीज निकलती है, न्यूक्लियस सीड। इसमें बफ कलर का टैग होता है, कोई नहीं पूछता। उसके बाद में आएगा केंद्रक से, इस बीज ये कोई चीज है, ये इसका केंद्रक है। यहाँ केंद्रक से क्या बनेगा, ब्रीडर बनेगा। कौन बनेगा, ब्रीडर या प्रजनक। और प्रजनक पे कौन सा टैग रहता है, ये देखो, प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। किसकी प्रोजनी है, ये न्यूक्लियस सीड की है। और इस पे टैग कौन सा रहता है, गोल्डन येलो, पीला, ऐसे याद रखना भाई। प्रजनक, प्रजनक, और प्र यानी पीला, याद रहेगा, सुनहरा पीला या पीला, पीला, प्रजनक पीला, येलो टैग होता है। उसके बाद में आएगा आपको फाउंडेशन सीड, जिसको बोलते हैं अपन क्या, आधारभूत बीज या मदर सीड, ठीक है। मदर सीड भी इसको ही बोलते हैं, आधार बीज भी इसी को बोलते हैं। और इसको, इस पे कौन सा रहेगा, वाहिट, तो सफेद धार। देखो धार, मैं तो इसको ऐसे याद कर रखा हूँ, सफेद द आ गया ना पीछे, सफेद द, तो द से याद रखना दार, सफेदार, मतलब आधार बीज, फंडामेंटल सीड। इस पे टैग होता है व्हाइट। और सबसे महत्वपूर्ण सीड होता है यही। इससे बनता है रजिस्टर्ड सीड, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, अपने आता ही नहीं है, इंडिया में यूज ही नहीं होता। पर्पल कलर का इस पे टैग रहता है, बैंगनी कलर का। फिर फंडामेंटल से सीधा बनता है आपका सर्टिफाइड सीड। कौन सा बनता है बेटा, सर्टिफाइड सीड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बीज है। इस पे कौन सा होता है, ब्लू, नीला कलर का टैग होता है, और जो किसानों को दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन आता है प्रोजनी ऑफ, किसकी प्रोजनी है, जो सर्टिफाइड सीड है वो किसकी प्रोजनी है, तो वो किसकी सीड है, आपके फाउंडेशन। इसको हटा दो बीच से, तो यहाँ पे देखो प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड, ठीक है, प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड। ये दोनों ही फाउंडेशन सीड से बनते हैं, पर ये जो वाला है अपने इंडिया में यूज नहीं होता, ये अपने किसानों को दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, नीले कलर का दिया जाता है, सर्टिफाइड सीड उसको बोलते हैं, और फाउंडेशन सीड से वो बनता है। क्लियर, आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज थी जर्मिनेशन, तो अंकुरण किसे कहते हैं, अंकुरण या जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो है मेनली दो प्रकार का होता है, हाइपोजियल और इपीजियल। इसको पूरा डिटेल्स में मैं समझाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक से मैं समझाऊंगा। पर अभी इसकी पहले डेफिनेशन वगैरह देखते हैं कि अंकुरण होता क्या है। ये देखो, ये जर्मिनेशन है इपीजियल का, और ये है हाइपोजियल का। पूरा समझाऊंगा चित्तर से। पहले अपन देखते हैं कि सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, जर्मिनेशन होता क्या है, ये चीज महत्वपूर्ण। ये कोई अपना बीज है, ठीक है, ये क्या है, सीड है। और ये सीड, ये अगर एग्रीकल्चर की बात करता हूँ मैं सीड की, तो जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन था आपका, अलैंगिक या वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन था, जिसमें जड़ तना पत्ती आ रहा था, उनको अभी के लिए अपन हटा दिए। अपन आगे किसमें, सेक्सुअल प्रोपोगेशन में आगे, जिसमें अपने को सीड मिल रहा था, जिसको क्या कर रहे थे, एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर
और लिविंग जो ओव्यूल था अपना पुष्प का परिपक्व जो बीजांड था, परिपक्व बीजांड की यहाँ पे ओव्यूल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो वो है। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, अंतःचूषण, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतःचूषण, म्यूटेशन, वाटर फिल्स इन द सीड। सबसे पहले क्या होगा, आपने टिलेज वगैरह कर लिया, सारी चीजें खेत को अच्छे से तैयार कर लिया, सोविंग से पहले कि आपने सारी प्रोसेस देख ली, तो आप क्या करोगे, अच्छा बीज लाओगे। बीज अच्छा कैसे लाओगे, किसान को कौन सा टैग मिलेगा, क्या करेक्टर्स होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो आप जब अच्छा बीज लाओगे उसको आप लगाओगे लाके खेत में आपके, या नर्सरी में लगाओगे, नर्सरी हमने पढ़ी ली। सबसे पहले क्या होगा, उसमें अंतःचूषण की क्रिया होगी या इम्बिटेशन जिसको बोलते हैं, उसकी क्रिया होगी। उसके अंदर क्या होगा, वाटर फिल्स इन द सीड, जो वहां की नमी थी वो क्या होगी, बीज के अंदर जाएगी, सीड कोट के अंदर से। बीज के अंदर जब नमी जाएगी तो वो क्या होगा, फूलेगा, उसका सीड कोट हटेगा। सीधा सा उदाहरण है, जो जिम वगैरह जाते हैं या जिनको प्रोटीन की जरूरत है, जो बॉडी बनाना चाहते हैं, तो रात को चने वगैरह वो भिगोते हैं, चने दाल वगैरह, तो सुबह वो देखते हैं कि चने फूल जाते हैं और उनका जो ऊपर का जो भाग है वो निकलने लगता है, जर्मिनेशन होने लगता है। तो पहला ही स्टेप ये होता है कि वो पहले जो बाहर की जो नमी है, जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करेगा वो सीड, उसके अंदर चूषण करेगा, उसको सौंख लेगा। पहला स्टेप ये हो गया। अपन किसके स्टेप पढ़ रहे हैं, अंकुरण के स्टेप पढ़ रहे हैं कि अंकुरण होता है क्या। सेकंड स्टेप में क्या होगा, द वाटर एक्टिवेट्स एंजाइम दैट बीइंग द प्लांट्स ग्रोथ। वो क्या करेगा, उस चने, चने के बीज से समझाता हूँ मैं सीधा सा। ये चने का बीज है, धरती में नहीं लगाया मैंने, इसको क्या किया, रात को भिगोने के लिए रख दिया ये मग्गे में डाल के। तो सबसे पहला प्रोसेस होएगा कि वो इन्वेशन करेगा, अंतःचूषण करेगा, जो सीड जो है वो वाटर को अंदर कैप्चर करेगा खुद की और फूल जाएगा। जब वो पानी उसके अंदर चला जाएगा तो उससे क्या होएगा, उसके जो अंदर के एंजाइम्स हैं, कौन से एंजाइम, जो उसका रूट एंड शूट पार्ट जो है, जड़ और तना जो है, उसको विकसित करने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो उसको जर्मिनेशन करवाएंगे, वो उसके एक्टिव हो जाएंगे। सेकंड देख लो, एक्टिवेट्स एंजाइम दैट बिंग द प्लांट ग्रोथ, जो ग्रोथ करने में। स्टेप 3 क्या होगी, द सीड ग्रो ए रूट ए एक्सेस वाटर अंडरग्राउंड। वो क्या करेगा, वाटर के अंडरग्राउंड, भूमि के अंदर या वाटर के अंदर नीचे वाले हिस्से से क्या, रूट्स विकसित करेगा। क्या करेगा, एक्सेस रूट्स वाला, देखो ग्रो रूट्स, जड़ें निकलना शुरू होगी पहले उसकी, ठीक है। फिर फोर्थ क्या स्टेप है, द सीड ग्रो शूट। पहले तो वो रूट करेगा अंडरग्राउंड, फिर क्या करेगा, अपर ग्राउंड क्या करेगा, शूट, तने वाला भाग उसका निकलना चालू होएगा। फिर पांचवा स्टेप क्या है, द शूट्स ग्रो लीव्स एंड, जो शूट्स वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो क्या विकसित करेगा, जड़ तना, सॉरी आपके लीव्स करेगा, ब्रांचेस करेगा, लीव्स एंड बिगिनिंग फोटोसिंथेसिस के लिए जो आपकी हरीमीनता जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, वो सारी प्रोसेस उसमें होगी। किसमें, अपर टू ग्राउंड, भूमि के ऊपर वाला भाग, जो वायु भाग, एरिकल जो भाग है, उसके अंदर जो चीजें होगी वो उसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है एक बीज से जर्मिनेशन होकर एक प्लांट बनने का प्रोसेस। 5 स्टेप्स में मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है वो भी समझाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सा आता है, छोटे क्वेश्चन में अगर आएगा तो पूछेगा कि व्हाट इज अ सीड, सीड की परिभाषा दीजिए। और जो बंदा इंग्लिश और हिंदी या एग्रीकल्चर और बायो वाली दोनों डेफिनेशन लिख के आएगा तो उसका मुझे नहीं लगता कहीं पे नंबर कट जाएगा, है ना। दूसरा इसमें से क्वेश्चन आता है कि बीज अंकुरण के चरणों को बताइए, या बीज अंकुरण की प्रक्रिया को समझाइए, या बीज अंकुरण को समझाइए, या उसके प्रकारों को समझाइए। तो उसका प्रकार है, 2 प्रकार का होता है, इपीजियल और हाइपोजियल, अधोभूमिक और अधोभूमिक एक तो, और ऊपरी भूमिक, भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर, 2 प्रकार का, इपीजियल और हाइपोजियल। तो उसको समझते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सीड डोरमेंसी एंड टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी एंड ब्रेक द सीड डोरमेंसी, हाउ टू ब्रेक सीड डोरमेंसी, बीज की सुसुप्त अवस्था क्या होती है, क्या इसके प्रकार और कैसे इसको तोड़ेंगे। तो वो भी मैं बहुत अच्छे से एग्रोनॉमी में पढ़ा चुका हूँ और यहाँ पे दोबारा पढ़ाने वाला हूँ। ये तो हो गया सीड जर्मिनेशन के बारे में। अब सीड जर्मिनेशन 2 प्रकार का होता है, इपीजियल और हाइपोजियल। इपीजियल और हाइपोजियल, ई और एच याद रखना। पहले कौन आता है भाई, पहले ई आता है, बाद में एच आता है। एबीसीडी बोलना, ए बी सी डी ई, ई पहले आता है, फिर एफ जी एच, एच बाद में आएगा आपके। तो इस ये लाइन जो मैंने बोली है पहले बात, उसको याद रखना और आगे देखना। इपीजियल जर्मिनेशन इंडिकेट्स द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट अबाउ द ग्राउंड। अबाउ द ग्राउंड का मतलब समझ रहे हो, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर, मतलब ई पहले आ रहा है। ई पहले का मतलब आप उसको कह सकते हो ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक, ईपीजीएल यानी ऊपरी भूमि। ऊपरी भूमि का मतलब सीधा समझ में आ रहा है भाई, भूमि के ऊपर,
जो आपका दल पत्तर जो निकलेगा ना, ये बीज था आपने लगा दिया, जो इसका दल पत्तर जो निकलता है ना वो ऐसे वाला, वो ऊपर आएगा, उसको क्या कह देंगे, इपीजियल। और जो हाइपोजियल होता है उसका क्या होता है, अंडर द ग्राउंड। ये देखो अंडर द, सॉरी, इपीजियल जर्मिनेशन इंडिकेट्स द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट अबाउ द ग्राउंड। सही है, अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर रहता है। एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन इज एन इंडिकेट ऑफ द प्लांट जर्मिनेशन अंडर द ग्राउंड। हाइपोजियल में क्या होगा, जो ये भूमि है और इसका जो ये अधोभूमि, ये जो दल पत्तर निकलता है ना बीज से, चना का हो कोई भी हो, जो दो पत्ते निकलते हैं शुरुआत में ऐसे छोटे, उसको जर्मिनेशन करने के लिए, जो उसका शूट जो निकलता है ना, वो भूमि के अंदर ही रहेगा। किसका, ईपीजीएल का। क्यों, ई पहले आ रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है। ई पहले ऊपर ही तो आता है यार, एबीसीडी में ए बी सी डी ई, ऊपर वाली लाइन में आ रहा है ना, एफ जी एच, एच नीचे वाली में आ रहा है। और ये आपकी भूमि है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है आपका, ठीक है। तो ये अबाउ द ग्राउंड आ रहा है, ये अंडर द ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, क्लियर। ईपीजीएल और हाइपोजीएल, ई यानी ऊपरी भूमि, एच यानी अधोभूमिक, भूमि के अंदर। ये तो मैंने समझाई कि व्हाट इज ईपीजीएल और हाइपोजीएल। अब इसको चित्तर से समझते हैं, चित्तर से समझो बेटा। ये दल पत्तर है, ये दल पत्तर है। ईपीजीएल में क्या कहा था मैंने, ऊपर आ रहा है, अधोभूमिक, सॉरी ऊपरी भूमिक, क्या ऊपरी भूमिक। ये हमने लगाया था, ये रूट पार्ट बन गया। और ये देखो ये पत्ते, ये जो दो निकलते हैं ना शुरू में, ये ऊपर आ रहे हैं। सीधा सा समझा रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स की जरूरत नहीं है। तो उसको क्या बोल दिया, और इसमें ये देखो, ये जड़ के साथ नीचे रह रहा है, मूंगफली वगैरह जो है ना, जैसे ये देखो नीचे रह रहा है, ठीक है। तो ये चित्र से समझा दिया मैंने। अब एक और है, थोड़ा डीपली आपको मैं समझा देता हूँ इसके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ईपीजीएल, बीन के बारे में देखते हैं अपन, बीन का उदाहरण लेके। ये सबसे पहले बीज था, ये हमने लगा दिया। फिर क्या हुआ, इसमें रेडिकल भाग निकल रहा है, पहले रेडिकल भाग निकल रहा है, ठीक है। ई का मतलब ऊपर था भाई, ऊपर आएगा, ठीक है, याद है ना, ऊपर आएगा। ई का मतलब ऊपर होता है, एच का मतलब नीचे होता है। ये भाग निकला, इसमें रेडिकल भाग निकला, ठीक है। सीड कोट टूटने लगा। सबसे पहले तो वाटर का इसमें वो हुआ, इम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, अंतःशोषण जो हुआ। फिर क्या हुआ, वाटर अंदर जाके इसके जो पार्ट विकसित होने थे, रेडिकल सूटिकल, उनको क्या किया इसने, एक्टिव किया एंजाइम्स को। फिर ये भाग निकला, सीड कोड टूटा। इसमें देखो नीचे जड़ें बन गई, और ये जो दल पत्तर था जो आपका बीज वाला, सीड कोड टूटने के बाद वो ऊपर आ गया ना ऊपर, ठीक है। ये जड़ें नीचे रह गई, ये ऊपर आ गया, और ऊपर से प्लांट ग्रो होता चला गया। इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ठीक है। ये फर्स्ट लीफ जो है इसकी वो ऊपर आ गई। अब देखते हैं सेकंड आपका। अरे इतनी खास कोई हार्ड चीज है नहीं, समझ में आ जाएगा आराम से यार। ई, मटर का देखते हैं अब। हाइपोजियल कौन से हैं, जो रबी वाले हैं ना, सर्दियों वाले। इसको सीधा से ऐसे भी समझ लो भाई, ये मटर था, ये मटर का बीज मैंने लगाया। फर्स्ट प्रोसेस इसमें मेरी पूरी हुई कि जो पानी था, जो ह्यूमिडिटी थी, जो मॉइस्चर था, वो सीड के अंदर गया। अंदर जाके उसके जो एंजाइम थे उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद सीड कोट उसका टूटा, और रूट एंड शूट वाला भाग उसमें विकसित होने लगा। ये रेडिकल निकल गया, ठीक है। ये इसका सीड कोट टूट गया, और ये एपिकोटाइल जो भाग है ऊपर वाला वो चालू हो गया। अब ये जो बीज था मटर का, जो इसका दल पत्तर था, वो नीचे ही रह गया और ऊपर ये चला गया। ये देखो, तो ये जितने भी हाइपो आपके है, हाइपोजियल है या अधोभूमिक जिसको बोलते हैं जो है आपके, वो कौन से हैं, रबी वाले, लाइक रबी वालों को अपन कह सकते हैं। तो रबी के मतलब, रबी का मौसम मतलब सर्दियों का मौसम। सर्दी थी, छोटा बीज है, उगेगा, ऊपर आएगा तो वैसे ही वही पाड़ा आड़ा पड़ेगा, रात को बहुत तगड़ी ठंड पड़ती है, नष्ट हो जाएगा। इतने ही तो एंजाइम्स है, इसमें पानी रहता है, और रहता क्या है, पानी तो घुसा था अपने सामने इसमें एक्टिव करने के लिए, तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यार जमीन के अंदर क्या थोड़ी गर्मी पाई जाएगी, इसलिए अंदर ही रहेगा। और जो इपीजियल वाले हैं वो कौन से होते हैं, खरीफ वाले। खरीफ का मतलब बरसात वाले। और बरसात के अंदर सबको नहाने का मन रहता है बेटा। तो इसमें क्या होता है, नहाने का मन था इस बीज का भी, इसके जो दल पत्तर थे उनका भी, तो ये जड़ों को नीचे छोड़ के खुद ऊपर आ गया है नहाने के लिए। तो जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं, जो आपके खरीफ में आती है ना, बरसात के सीजन में जो आती है, वो सारी किस में आ जाएगी, ईपीजी। और जो नीचे वाली है हाइपोजियल, वो रबी वाली क्रॉप्स आपकी आ जाएगी। क्लियर, जैसे मटर था, इसमें बीन है, समझ गए, बहुत इजी चीज है। तो ये जर्मिनेशन अपना कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज सीड डोरमेंसी। गले में दर्द हो गया मेरे बोलते बोलते, पानी भी नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, देखते हैं एक बार।
क्या था, ठीक है यार। डोरमेंसी किसको कहते हैं? बीज सुसुप्त अवस्था। या प्रसुप्त अवस्था। ये क्या होती है? सीड डोरमेंसी, सुसुप्त अवस्था या प्रसुप्त अवस्था। एक सेकंड, बाद में देख। हाँ, ये होती है, ये इस स्टेज में अभी आप हो कि कोई बीज है, कोई भी सीड है, लाइक उदाहरण देता हूं मैं, ये एक सीड है। ये क्या है? सीड है ना, अपना मटर का सीड है ये। अब इसको जो जो चीजें उगने के लिए चाहिए, जो जो चीजें इसको उगने के लिए चाहिए, लाइट इसको चाहिए उगने के लिए, सबसे जर्मिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है ना, वो क्या होती है? आपके लाइट, प्रकाश। फिर आती है नमी, हवा, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आते पोषक तत्व, खाद्य, उर्वरक, ये चीजें। तो लाइट सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपन बात कर रहे डोरमेंसी की, तो ये आपका सीड है, इसको उगने के लिए चाहिए थी 5% ह्यूमिडिटी, वो मैंने इसको दे दी। इसको उगने के लिए चाहिए थे न्यूट्रिएंट्स, वो मैंने इसको दे दिए। इसको उगने के लिए चाहिए थी लाइट, वो मैंने दे दी। इसको उगने के लिए चाहिए थी दोमट मृदा, जो इसकी सुटेबल सोइल है, वो मैंने दे दी। फिर भी ये साला उग ही नहीं रहा, फिर भी ये उग ही नहीं रहा। उसको क्या कहेंगे? डोरमेंसी। ये किस में गया? डोरमेंसी में गया, सुसुप्त अवस्था में गया, डीएक्टिवेट हो गया, कुछ समय के लिए मर गया ये, कुछ समय के लिए इसने आईडी हटा दी, डीएक्टिवेट हो गया। तो समझे क्या कह रहे हैं कि सारी चीजों के होते हैं, सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी बीज जब जर्मिनेट नहीं हो पाता, अंकुरण नहीं हो पाता, तो उसको क्या कहते हैं अपन? सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्त अवस्था या प्रसुप्त अवस्था उसको कहा जाता है। सीड डोरमेंसी इज द स्टेट इन विच सीड इज अनेबल टू जर्मिनेट। अनेबल टू जर्मिनेट क्या हो जाता है? अनेबल हो जाता है, उपलब्ध नहीं है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो भी अनेबल है, जिस बीज को आप उगाना चाहते हैं वो अभी अनेबल हो चुका है, तो उसको डोरमेंसी अपन कह सकते हैं। अनेबल हो गया इवन अंडर आइडियल ग्रोविंग कंडीशंस। इसका मतलब समझ रहे हो? इवन कब अनेबल हुआ वो? इवन यहां तक कि अंडर आइडियल, उसको जो जो आइडियल, जो अच्छी जो चीजें चाहिए थी ग्रोविंग कंडीशंस, उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए जो जो अच्छी चीजें चाहिए थी, वो सारी इवन मैंने उसको प्रोवाइड करवाई थी, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, अनेबल हो गया, लाइक डोरमेंसी में वो गया है। ठीक है। बिकॉज डोरमेंसी कैन बी ब्रोकली बाई मोस्ट आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस। ये ठीक है, वो सेम चीज ये कह रहा है कि सीड जर्मिनेशन व्हेन दे आर द मोस्ट लाइकली इज फ्लोरिश। छोड़ो, समझा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं सुसुप्तावस्था की डिटेल्स में थोड़ी सी। सुसुप्तावस्था, सीड डोरमेंसी क्या होता है? जीवित व पूर्णतः परिपक्व बीज अन्य सभी परिस्थितियों के समान होने पर, अन्य सभी परिस्थितियां जो भी चाहिए था उसको, परिस्थितियों का मतलब जो स्थिति जो उसको चाहिए थी, जो कंडीशंस उसको चाहिए थी, इवन वो सारी हमने उसको दे दी, पर फिर भी वो अंकुरित नहीं हो पाता है। अंकुरण के लिए आवश्यक सभी दशाएं होने के बावजूद भी बीज की अंकुरण नहीं हो रहा है, उसको सुसुप्तावस्था कहते हैं। बीज के अंकुरण होने के लिए जितनी भी आवश्यक दशाएं थी वो सारी प्रोवाइड करने के बावजूद वो नकटा हो गया है, वो ढीठ हो गया है, वो उग नहीं रहा है, उसको क्या कहेंगे? बीज सुसुप्तावस्था या लाइक डोरमेंसी, अनेबल टू जर्मिनेट। इवन सारी जो कंडीशंस है वो हम उसको अंडर, इवन उसकी जो ग्रोइंग कंडीशंस है वो सारी प्रोवाइड करवाने के बावजूद वो नहीं उग रहा है उस चीज को। अब आता है सुसुप्तावस्था के प्रकार। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। तो डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है। कितने भाई? डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है इन्फोर्स्ड। ठीक है, सीधा सा प्राइमरी का पहला नाम क्या है? इन्नेट, INNATE, इन्नेट है, इसको इंग्लिश में इन्नेट बोलते हैं। वैसे प्राथमिक भी बोल सकते हैं, जन्मजात सुसुप्तावस्था भी बोल सकते हैं, पर इन्नेट डोरमेंसी ये किसके कारण होती है? आपके जो आनुवंशिक कारण है या जो बीज जो है आपका, वो क्या हो जाता है? अल्प विकसित, थोड़ा बहुत उसमें कुछ ना कुछ, मैंने कहा था कि मैच्योर ओव्यूल होना चाहिए, लिविंग भी है वो, फर्टाइल भी है, पर कुछ ना कमी रह गई उसके अंदर, बीज की कमी के अंदर होती है, उसको बोलते हैं इननेट। मतलब इननेट, इन यानी अंदर, उसके अंदर से कुछ कमी है। ठीक है, दूसरी है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित सुसुप्तावस्था, या इसको कह सकते हैं सेकेंडरी। ये तो हो गई प्राइमरी, उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी इंड्यूस। ये होती है अधिक रसायनों या हार्मोनों के निर्माण से, या कम ज्यादा हार्मोनों का निर्माण हो जाता है ना, उसकी वजह से हो जाती है, या बाहरी कारणों की वजह से ये हो जाती है। तीसरी है इनफोर्स्ड। किस, कौन सी है? इनफोर्स।
अधिक गहराई में जब बीज दब जाता है या वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग मार जाती है, उनमें से अधिक गहराई में दाब दिया, सारी चीजें दी थी आपने पर बुआई करते टाइम एग्रोनॉमी में टॉपिक चल रहा है सोविंग एंड सोविंग मेथड्स, डेप्थ एंड प्लांट डेंसिटी। तो डेप्थ जो है प्लांट की गहराई है वो बहुत मैटर करती है उसमें, है ना, सब बीजों की अलग अलग होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो अधिक गहराई में अगर अपन दबा दे या वातावरणीय परिस्थितियां उसको एयरेशन उसका नहीं हो रहा है, उसमें हवा उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा कुछ समय के लिए, तो वो होगी इनफोर्स। और ये इननेट, इंड्यूकेट, इनफोर्स, तीनों प्रकार की सुसुप्त अवस्था है जो जंगली जई है आपकी, जिसका नाम है जई, आप कह सकते हैं एविना फतवा, बोटेनिकल नेम क्या है, एविना फतवा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार सीधा पूछा गया है कि कौन से फसल के बीजों के अंदर तीनों प्रकार की डोरमेंसी, 3 टाइप डोरमेंसी शो होती है, देखा गया है, तो जई के अंदर देखा गया है एविना फतवा है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, सीड, सीड अपन पढ़ रहे हैं, एक मेरे को बताओगे सीड इंडेक्स होता है, बीज सूचकांक, इसको बोलते हैं सूचकांक। ये क्या होता है, सीड इंडेक्स होता है 100 बीजों का वजन, क्या होता है भाई, 100 बीजों का वजन, सीड इंडेक्स, सूचकांक, सूचकांक 100, सूचकांक मतलब 100, और इंडेक्स जो होगा उसमें अधिकतम आप 100 टॉपिक डाल सकते हो। पहले आपने देखा होगा रजिस्टर्स वगैरह खरीदते थे तो पहला पेज आता है इंडेक्स का, तो 100 टॉपिक तक अगर है तो उसको अपन कहेंगे कि हाँ इंडेक्स में आ जाएगा 100 नंबर पेज तक। तो सीधा से याद रखना इंडेक्स मतलब 100, है ना, सीड इंडेक्स मतलब 100 दानों का वजन। तो जो मोटे दाने होते हैं उनका 100 दानों का वजन लेते हैं, उसको एवरेज करते हैं, उसको सीड इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा होता है सीड वेट, बीजों का वजन। तो भाई वजन ले रहे हैं, वजन होना चाहिए तो क्या, 1000 दानों का, लाइक 1000, 1000 जो सीड है उनका जो वेट है उसको बोलते हैं सीड वेट, और 100 जो सीड है उनका जो वेट है उसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। याद रहेगा, 100 बीजों के वजन को कहते हैं बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स। जो मोटे बीज हैं जिनको आसानी से गिन सकते हैं उनका सीड इंडेक्स निकाला जाता है, प्लस जो छोटे बीज है, बारीक बीज है, जिनको 100 बीजों का बीज वजन अपन नहीं ले सकते तो उसे 1000 दानों का वजन होता है, उसको सीड वेट, परीक्षण भार कहा जाता है। ठीक है, सीड वेट कहा जाता है। तो ये दो चीज हो गई, इननेट, इंडुकेट, इनफोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और इनफोर्स, तीनों का मैंने प्रकार बताई दिए। अब आता है इसको तोड़ने के उपाय। बीजों की सुसुप्त अवस्था, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने का पहला है खुरचना या स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन, आवरण हटाने से, जैसे जो बीज का सीड कोट है वो कभी कभी कठोर हो जाता है, तो जो पहला स्टेप है ना जर्मिनेशन का अपना, कि पानी अंदर जा रहा है, वो प्रक्रिया उसमें नहीं हो पाती, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, स्केरिफिकेशन। अपन नहीं कहते गाड़ी बाहर खड़ी थी कोई स्क्रैच कर गया, स्क्रैच, स्केरिफिकेशन, स्केरिफिकेशन यानी स्क्रैच, घिस गया पत्थर लेके, मतलब कलर उतार गया, बाहर जो आवरण था, सीड कोड था अपनी गाड़ी का, जो कलर था उसको हटा गया, उसको बोलेंगे स्क्रैच कर गया मेरी गाड़ी के, यार तुझे शर्म नहीं आती, फोन की स्क्रैच हो गया, गाड़ी की स्क्रैच हो गया, तो स्केरिफिकेशन होता है खुरचना, खुरचना। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर का जो भी अपना सीड है उसको रेजमाल से या कठोर सतह से अपन हल्का फुल्का घिस देंगे, ताकि उसका जो सीड कोट है वो पतला हो जाए और जल्दी से वाटर के संपर्क में आए, वाटर को ऑब्जर्व करे, अंदर के एक्टिव जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाएं और वो रूट एंड सूट वाला आगे की प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाए। पहला तो ये है स्केरिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन क्या होता है, स्टार्टिफिकेशन में उसको अपन तापमान के द्वारा करते हैं, जैसे हॉट और कोल्ड पानी में डालना, धूप में रखना, वो चीजें। अभी यहाँ एक ही देखेंगे स्केरिफिकेशन, देखते हैं सेकंड उपाय है इसका। पहला उपाय हो गया खुरचकर, फिजिकल वालों में। केमिकल की बात करते हैं तो सेकंड है अपना रासायनिक उपचार। तो रासायनिक केमिकल्स, पोटेशियम नाइट्रेट जो है KNO3 आपका 1 से 3% घोल बाहरी परत को कमजोर कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज करते हैं 1/10 भाग में, 1:10 में। ठीक है, थायो यूरिया जो है 0.5 से 1% आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने में काम लेते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम बहुत इंपॉर्टेंट है। Ga3 जिब्रेलिक एसिड है, ये भी आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ता है। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन है 1000 ppm, वो भी सुसुप्त अवस्था तोड़ने के काम में आता है। ये हो गया आपका केमिकल वाला। अब मैं ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ तो थोड़ा सा शब्दों को विराम देना चाहूँगा, कम चीज़ों में समझे, क्योंकि हालत खराब हो रही है मेरी। ठीक है, आगे देखते हैं। थाइलिन क्लोराइड्रिन है 1000 ppm, तो ये हो गया केमिकल वाला। तीसरा स्टार्टिफिकेशन, स्क्रेचिफिकेशन, स्क्रेच कर दिया यार तूने, खुरच दिया। सेकंड केमिकल, केमिकल में पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, थायोयूरिया और जिब्रेलिक और इथाइलिन। स्केरिफिकेशन में होता है निम्न तापमान, कम तापमान और अधिक तापमान 24 घंटे पे रखते हैं। एक होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, जो बीज नहीं उग रहे हैं सारी चीज देने के बाद भी, तो उनको क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे,
गर्म पानी में उनको डाल देंगे। तो ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट है 50 से 55 डिग्री पे 5 से 10 मिनट पे। तो ये किसने दिया था? जैनसन नाम का वैज्ञानिक था, जैनसन। और ये क्वेश्चन 2 बार पीजी में आ चुका है, 2 बार, कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है डोरमेंसी ब्रेक करने का वो किसने दिया था। तो ऐसे याद रखना इसको, अदरवाइज नहीं लेना। ओनली ट्रिक है कि हॉट हॉट कब लगता है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, हॉट कब लगता है कोई भी हो वो, जब वो जींस पहनता है, जींस में हॉट लगते हैं ना। तो हॉट वाटर जैनसन मतलब जींस, जींस हो गया आपका जैनसन, जैनसन की जींस जो पहनेगा वो क्या लगेगा? हॉट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो जैनसन ने दिया था। इसका यूज होता है गन्ने में लाल सड़न रोग को हटाने के लिए, ठीक है। और कोल्ड वाला भी होता है, एक होता है सोलर ट्रीटमेंट, ठीक है, जयचंद और लूथरा ने दिया था। सोलर ट्रीटमेंट है वो भी बता देता हूँ मैं। सोलर, धूप में रख देते हैं उनको, वो किसने दिया था? जयचंद व लूथरा, 2 वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। तो ये डोरमेंसी ब्रेक करने के मैंने 5 चीज़ें आपको बता दी। 3 प्रकार की डोरमेंसी बता दी, 2 प्रकार का मैंने आपको जर्मिनेशन बता दिया, जर्मिनेशन के स्टेप्स मैंने बता दिए। पानी को सोखेगा, पानी अंदर जाके एक्टिव करेगा, फिर चीज़ें ग्रो होना स्टार्ट होएगी। ये ईपीजीएल और हाइपोजीएल को समझा दिया। ईपीजीएल बोले तो खरीफ वाले, हाइपोजीएल बोले तो जैसे पी आपके मूंगफली जो सर्दियों वाली आ गई, हाइपोजीएल, ठीक है। व्हाट इज ईपीजीएल हाइपोजीएल समझा दिया है मैंने, और सीड के टाइप्स मैंने बता दिए हैं, लाइक सीड की डेफिनेशन मैंने समझा दिया है। तो कंप्लीट है अपना 7वां लेक्चर। शुरू करते हैं 8वां, प्रिंसिपल्स एंड ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। प्रिंसिपल एंड ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो इस वीडियो पे, इस क्लास पे जो रेस्पॉन्स रहेगा आपका, जो कमेंट्स आपके रहेगी, जो लाइक रहेगा आपका, जो शेयर रहेगा, उसके बाद ही मैं आपका 8वां लेक्चर करवाऊंगा। ये लेक्चर उसके बाद ही होंगे, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत, इतना भरोसा, इतनी ताकत, इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं पर्सनली ऐसा इतनी मेहनत करके पीपीटीज विथ आपके जो चित्र वाली है आपको समझाऊँ, सारी चीज़ें करूँ, और आप 1% कोऑपरेट ना करें या आगे ना दें, शेयर ना करें। शेयर करने का मतलब मेरा इससे यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, पैसा खूब है मेरे पास, पैसे के लिए पढ़ा ही नहीं रहा, लाइक माई पैशन। बट पैशन भी जब अपना बिजी शेड्यूल में से मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। अभी आप सोच सकते हो ये क्लास है यहाँ पे लगभग 42 मिनट की क्लास बनाने के लिए मैंने 2 घंटे प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पीपीटीज वगैरह तैयार करनी पड़ती है, सारी चीज़ें। तो मैं खुद की प्रिपरेशन को छोड़ के, कोचिंग का टाइम छोड़ के, स्टूडियो आके 42 मिनट की रिकॉर्ड करके अपलोडिंग ये करता हूँ। तो उसका लिए मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए, रिटर्न पैसा नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और जब तक मेरे को प्यार मिलता रहेगा मैं कंटिन्यूस करता रहूँगा। जिस दिन मेरे को लगा कि आपको मेरी नीड नहीं है, उसी दिन से दैट क्लोज। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। सभी भाई अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, 6 लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर लो। और भी करवाएंगे। मैथ का मैंने 100% सिलेबस करवा दिया, डेली वीडियोस आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आएंगे, प्लेलिस्टें चेक करो, पुरानी एग्रोनॉमी क्लासें देखो हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम वाली है जो बाइलैंग्वेज मैंने पढ़ा है उसकी प्ले लिस्ट आज अपडेट कर दूंगा। अब मेरे को आज्ञा दो, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा आज्ञा मिल जाएगी, जाने की हिम्मत नहीं बची है अब, है ना। ठीक है, सो मच, लव यू।